आप पिछले 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आप आज भी लॉस में हैं। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज जानना जरूरी है, जो इंसान प्राइस को मूव करवा रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है। आप आज तक यही गलती करते आए हैं कि आप सिर्फ चार्ट को देखते हैं, लेकिन असल गेम चार्ट के पीछे हो रहा है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, बल्कि मैं ये बताऊंगा कि इस मूवमेंट के पीछे ऑपरेटर का क्या सोच है और ये मूवमेंट होने के बाद अगला मूवमेंट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट विद ऑपरेटर साइकोलॉजी। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लें तो हम वैसे ही ट्रेड कर पाएंगे जैसे बैंक्स, हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड ट्रेड करते हैं। यह सोच बिल्कुल गलत है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इसके जरिए हम इनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकें। एक बात याद रखिए, कभी भी कोई स्मार्ट मनी चार्ट देखकर ट्रेड नहीं करती। पहला है सेक्टर एनालिसिस। वो सेक्टर एनालिसिस इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए उन्हें आज समझ आया कि आज पूरे दुनिया में एल्युमिनियम का एक बड़ा शॉर्टेज आने वाला है, तो वो एल्युमिनियम के स्टॉक्स धीरे धीरे बाय करना शुरू करते हैं और वो उस सेक्टर के स्टॉक को 6 महीने से लेकर 1 साल तक रखेंगे। और अगर उन्हें इंट्राडे ट्रेड करना है तो इसके लिए वो एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है सेंटिमेंट एनालिसिस, जहां वो अपने रिटेल ट्रेडर्स, जो हमारे तरह रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनके सेंटिमेंट को एनालाइज करते हैं। ये सेंटिमेंट एनालिसिस मैं अपने आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। अभी आप सीखिए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हमें यूज कैसे करना है। सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख के हमें कोई फायदा नहीं है, हमें जानना है कि हमें रियल लाइफ में इसका यूज कैसे करना है। देखिए, आज हम जो मॉडर्न डे में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट डाउ थ्योरी से निकला हुआ है। डाउ थ्योरी में बहुत सारे थ्योरीज आते हैं, लेकिन उसमें से एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ अप ट्रेंड, जिसके अकॉर्डिंग एक स्टॉक कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। वो हमेशा पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर और नीचे आएगा, और इस तरह के जिगजैग पैटर्न से ऊपर जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के कंटेस्टेंट्स होते हैं। सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडर, दूसरा है स्विंग ट्रेडर और तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मान लीजिए किसी जगह सभी ने स्टॉक को खरीदना शुरू किया। यहां पे इंट्राडे ट्रेडर भी हैं, स्विंग ट्रेडर भी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, और इन सभी के खरीदने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर जाना शुरू करता है। यहां पे इंट्राडे ट्रेडर्स को लगता है कि हमारा काफी प्रॉफिट हो गया है, हमें अब अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब इनके प्रॉफिट बुक करने की वजह से होता क्या है कि स्टॉक का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। इस मार्केट में इस स्टॉक का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये सभी ने स्टॉक को सेल करना शुरू कर दिया। अब आपको भी पता है कि अगर किसी चीज का सप्लाई उसके डिमांड से ज्यादा होता है तो उस चीज का प्राइस हमेशा नीचे आता है। किसी भी चीज का सप्लाई अगर उसके डिमांड से ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि उस चीज का वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आसपास के एग्जाम्पल में भी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, और जब आप दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इतना महंगा कैसे हो गया, तो दुकानदार आपसे कहता है कि भैया इस बार इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसके वजह से प्याज का फसल कम उगा है। और अगर प्याज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो इससे होगा क्या कि प्याज का रेट ऊपर चला जाएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि वही प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा है, 20 रुपए किलो। तब आप दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इतना सस्ता कैसे हो गया, तो दुकानदार आपको बताता है कि इस बार प्याज का फसल बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्याज आ गया बाजार में, इसीलिए हम लोग सस्ते में बेचकर निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि प्याज की सप्लाई बढ़ गई और उसका डिमांड तो उतना ही रहा, यानी कि सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड कम है, और इसके वजह से यह होता है कि उस चीज का वैल्यू या उस चीज का दाम कम हो जाता है। और एग्जैक्टली ये सेम चीज यहां पे भी हुआ। इंट्राडे ट्रेडर्स का स्टॉक बेचने की वजह से स्टॉक की सप्लाई बढ़ गई और उसकी डिमांड तो उतनी ही थी, इसी वजह से उस स्टॉक का प्राइस कम हो गया। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि यहां पे स्टॉक में एक पुल बैक आना शुरू हो गया। अब यहां पे क्या होता है, कई सारे ट्रेडर्स थे जो इस वाले अप मूव को मिस कर चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्राइस जब भी थोड़ा नीचे आएगा हम सब बाई करना शुरू कर देंगे। और इसके वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे वो लोग बाई करना शुरू करते हैं, इसके अलावा कई सारे स्विंग ट्रेडर्स थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे जो बाय ऑन डिप करते हैं, इन सभी के बाई करने की वजह से स्टॉक को एक और बार अपमूव मिलता है, क्योंकि उनके बाई करने की वजह से जितनी भी सप्लाई थी वो पूरी अब्सॉर्ब हो गई और इस बार डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया, जिसके वजह से उस चीज की यानी कि उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई और इसी वजह से स्टॉक ने एक अपमूव दिया। और यही सिनेरियो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है और एग्जैक्टली इसी ट्रेंड को हम हायर हाई और हायर लो कहते हैं।
और इसके उल्टा अगर मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा इस तरह के जिगजैग पैटर्न में नीचे आएगा। और इसके केस में हम इसे लोअर हाई और लोअर लो कहते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है, यहां पे आप देखिए। लेकिन इसी के उल्टा अगर यहां पे हम लोअर हाई और लोअर लो को देखें तो इसका नया लो, ये लो, इसके पुराने लो से नीचे है। उसी तरह इसका नया हाई इसके पुराने हाई से नीचे है, तो इसीलिए इसे हम लोअर हाई और लोअर लो कहते हैं। अब मैं इसी चीज को आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के व्यू से बताता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक इस पैटर्न में ऊपर जा रहा है और अगर आप उसका एक हिस्सा तोड़े तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये उसका हाई हुआ, ये उसका लो हुआ। इस केस में आप देखिए कि एक हाई और एक लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। याद रखिए कि एक हाई और एक लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर यही हाइज और लोज बहुत सारे हो गए तो यानी कि बहुत सारा स्ट्रक्चर हो गया, और बहुत सारे स्ट्रक्चर यानी कि 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। तो अभी आपको समझ आया कि एक हाई और एक लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, और यही बहुत सारे स्ट्रक्चर अगर एक साथ आ जाए तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। अब मैं इन सबको मिटा देता हूं और यहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसका नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CHOCH लिखते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरीके से कई सारे कैरेक्टर्स कई सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। ये इसका एक हाई हुआ और ये एक लो हुआ। इस बार क्या हुआ कि स्टॉक ने जब ऊपर चढ़ना शुरू किया तो ये अपने पुराने हाई को तोड़ चुका है। अब देखिए ये स्टॉक जब ऊपर जा रहा है तो ये अपने पुराने हाई को तोड़ चुका है, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर बना था एक हाई और एक लो का, ये स्टॉक उस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। इसीलिए इस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं हम इसे। जब एक स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़कर ऊपर जाता है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं फिर से आपको बताता हूं। देखिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक हाई और एक लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब भी एक स्टॉक अपने स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, यानी कि पुराने हाई को तोड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जा रहा है। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि कई सारे स्ट्रक्चर्स जब मिलते हैं तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। तो मान लीजिए एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद ये नीचे आना शुरू करता है। स्टॉक नीचे आना शुरू करता है। तो यहां पे आपने देखा कि मान लीजिए ये उसका पुराना लो है, और जब स्टॉक पहली बार अपने इस लो को तोड़ता है, यहां पे देखिए स्टॉक ने इस लो को तोड़ा। ये जब नीचे आया तो स्टॉक ने इस लो को तोड़ा। तो इस बार जब ये स्टॉक अपने पुराने लो को तोड़ रहा है तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हमेशा एक ट्रेंड में होता है। मान लीजिए स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये एक ट्रेंड हुआ, स्टॉक नीचे आ रहा है, ये एक ट्रेंड हुआ। इस केस में अगर ये स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़ता है तब हम इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी तरह जब ये नीचे आते हुए अपने पुराने लो को तोड़ता है तब हम इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा था और इसके बाद ये स्टॉक नीचे आते आते अपने पुराने लो को तोड़ने लगा। जो अप ट्रेंड का लो है उसको तोड़कर डाउन ट्रेंड में आ गया। तो अब हम ये कहते हैं कि इसका कैरेक्टर चेंज हो गया है। इसका कैरेक्टर चेंज हो गया है, यानी पहला कैरेक्टर क्या था, अप ट्रेंड का। अब यहां पे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया, तो इसे हम कहते हैं कि इसका कैरेक्टर चेंज हो गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पहली बार जब इस स्टॉक ने अपने इस लो को तोड़ा, पुराने लो को, तो हमने कहा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। लेकिन इसके बाद ये स्टॉक एक हाई बनाकर जब अपने नए वाले लो को तोड़ेगा तब हम कभी नहीं कहेंगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि इसके बाद हमारे लिए कैरेक्टर डिफाइन हो गया है। एक लो और एक हाई का कैरेक्टर बन गया है। इसके बाद जब ये स्टॉक अपने इस नए वाले लो को तोड़ेगा तब हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहेंगे। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं। यहां से स्टॉक चलना शुरू किया, यहां पे इसने एक हाई बनाया,
और इसके बाद यहां से ये रिवर्स करके यहां आ गया। यहां पे इसने एक लो बनाया, फिर ऊपर एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, एक लो बनाया और यहां पे एक हाई बनाया। तो ये एक हाई और लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कई सारे स्ट्रक्चर जब एक सिंगल ट्रेंड में, यानी यहां पे देखिए ट्रेंड अप ट्रेंड का है, तो कई सारे स्ट्रक्चर जब एक सिंगल ट्रेंड में होते हैं तब इसे हम कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे स्टॉक ने हाई बनाया और लो बनाया, लेकिन इस मूवमेंट में स्टॉक ने अपने पुराने हाई को यहां से तोड़ दिया। अब देख रहे हैं यहां पे अपने पुराना हाई तोड़ दिया है इस मूवमेंट में। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर सेम यहां पे भी अपने पुराने हाई को स्टॉक ने तोड़ दिया, तो यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ ऊपर गया, यहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इसके बाद जब ये नीचे आया, अपने पहले मूव में इसने इस पुराने लो को नहीं तोड़ा, बल्कि इस पुराने लो को इसने कब तोड़ा? अपने दूसरे वाले मूवमेंट में। ये देख रहे हैं दूसरा लेग, अपने दूसरे लेग में जब लो की तरफ यानी नीचे जा रहा था ये स्टॉक, तब इसने अपने पुराने लो को तोड़ दिया। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कैरेक्टर अप ट्रेंड का था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो गया। तो इसीलिए जब एक स्टॉक अपने कैरेक्टर को चेंज करता है, यानी कि अपने अप ट्रेंड से चेंज होकर डाउन ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड से चेंज होकर अप ट्रेंड में आता है और पहली बार अपने इस लो को तोड़ता है, फ्रेश लो को, तब उस केस में हम कहते हैं कि इस स्टॉक में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। जो कैरेक्टर अप ट्रेंड का था, अब इस लो को तोड़ने की वजह से ये कैरेक्टर अब डाउन ट्रेंड का हो गया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टॉक नीचे आया और एक हाई लगाने के बाद वापस से अपने पुराने लो को स्टॉक ने तोड़ दिया। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब स्टॉक ने ये लो लगाया और जब ये लो तोड़ेगा तब हम कहेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है। बिल्कुल नहीं, जब तक ये लो ना तोड़े तब तक हम चेंज ऑफ कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस लो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर पहली बार लो लगाने पे स्टॉक ने अपने पुराने लो को नहीं तोड़ा तो इस लो का कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड टाइम इस लो को तोड़ भी देता तो यहां तक भी स्टैब्लिश नहीं हुआ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब स्टैब्लिश हुआ जब यहां के लो को तोड़ा। ये ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्चुअल चार्ट में कैसा दिखता है। ये देखिए, यहां से स्टॉक चलना शुरू करता है, इसने एक हाई बनाया, फिर यहां पे इसने एक लो बनाया, उसके बाद ये स्टॉक एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाया। अब यहां पे एक गेम हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पे जब स्टॉक ने एक लो बनाया, उसके बाद जब ये स्टॉक वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब आप देखेंगे कि स्टॉक ने अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ा। एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं, इसने अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ा। आप देख रहे हैं, ये इसका पुराना हाई था, लेकिन जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसने अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ा। इसका मतलब यह है कि जब तक एक स्टॉक ऊपर बढ़ने के दौरान अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ रहा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहां पे स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिया, ये देख रहे हैं, ये एक कंसोलिडेशन पॉइंट है। और इसके बाद यहां से स्टॉक ने जब ऊपर चलना शुरू किया, यहां पे आप देखिए, इसने अपने पुराने हाई को तोड़ दिया। ये इसका पुराना हाई है, इसने इसको तोड़ दिया, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाया। ठीक है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसने फिर लो बनाया, यहां पे देखिए, इसने नीचे आके एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो बनाया और फिर ऊपर गया। तो यहां पे जब जब स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़ रहा है, ये देखिए, जब जब एक अपने पुराने हाई को तोड़ रहा है, तब तब हम कहते हैं कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस जगह आप देखिए, यहां पे स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया। इस बार इस स्टॉक ने अपने पुराने हाई को तोड़ने की कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। इसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक सीधे नीचे आ गया। ये देख रहे हैं, स्टॉक सीधे नीचे आ गया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब मार्क होता है, जब इसका पुराना लो, ये लो, ठीक है, लास्ट लो, जब ये स्टॉक तोड़ देता है, ये देखिए यहां पे लो तोड़ रहा है, तब हम कहते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इस तरीके के जिगजैग पैटर्न पे ये स्टॉक नीचे आ रहा है। तो यहां पे हमारा डाउ थ्योरी भी सही हो गया
कि कोई भी स्टॉक कभी एक सिंगल पैटर्न यानी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा एक जिगजैग लाइन में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिगजैग लाइन में ऊपर जा रहा है, जिगजैग लाइन में नीचे आ रहा है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स, ट्रेडर होते हैं। जब जब स्टॉक नीचे आता है कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, जब उसके वजह से नीचे आता है, और जब भी नीचे आता है कुछ और लोग एंट्री करते हैं। ये सब आपको पता चल गया। आपको ये समझ आया कि एक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, यहाँ पे एक हाई और एक लो एक स्ट्रक्चर बनाता है। आपको ये पता चला कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो चार्ट में अब आपका काम यह है कि आपको कम से कम 50 चार्ट्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क करना है, एटलीस्ट 50 चार्ट्स। तब जाकर के आप ये कह सकते हैं कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कमांड हो गया है। यहां तक तो हमने देखा कि अप ट्रेंड में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे मार्क करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क कैसे किया जाता है। यहां से हम शुरू करते हैं। ये स्टॉक यहां से नीचे आया, इसने थोड़ा सा हाई लगाया, उसके बाद वापस से नीचे आया। तो यहां पे एक लो और एक हाई मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इस मूव के दौरान इसने इस लो को तोड़ दिया। एक सेकंड, ये देखिए, इस मूव के दौरान इसने इस लो को तोड़ दिया। अब देख रहे हैं ये लो यहां पे टूट गया। तो यहां ये नीचे आया, उसके बाद फिर से ये एक हाई लगाता है, थोड़े देर यहां पे कंसोलिडेट करता है, और फिर से ये अपने पुराने लो को तोड़ देता है। फिर से इसने अपने पुराने लो को तोड़ा, ये थोड़ा ऊपर गया, फिर से इसने अपने पुराने लो को तोड़ दिया। तो इस तरीके से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आ रहा है। अब यहां पे क्या होता है कि ये स्टॉक, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद स्टॉक और लो नहीं लगाता है। इसके बाद ये स्टॉक सीधा ऊपर जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। ये देखिए, ये उसका पुराना लो है, ये देख लीजिए। यहां स्टॉक अगर इस लो को तोड़ेगा तब हम ये मार्क कर सकते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ये स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, यहां ऊपर जाने के दौरान इसने स्टॉक इस लो को तोड़ दिया। ठीक है, इसने इस लो को तोड़ दिया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया, वापस से अपने हाई को तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर नीचे आया, फिर अपने हाई को तोड़ दिया, पुराने हाई को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर नीचे आया, यहां पे हाई को तोड़ नहीं पाया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये वापस से लो लगाया और फिर से एक हाई लगाता है। इस हाई में जाने के दौरान इसने अपने पुराने हाई को तोड़ दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और इसके बाद यहां पे वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब आपको समझ आया होगा कि किसी चार्ट में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। 90% लोग ये गलती करते हैं कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही यहां पे एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। यहां पे उन्होंने देखा कि ये स्टॉक नीचे गया, ठीक है, इसने इसका लास्ट लो मार्क कर लिया इन्होंने। अब स्टॉक जैसे ही इस लो को तोड़ता है, अब देखिए यहां पे स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, लोग यहां पे एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, यहां पे एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। अब वो करते क्या है कि वो यहां पे एंट्री लेते हैं, वो यहां कहीं अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और स्टॉक नीचे आते ही पहले उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और वापस ऊपर जाता है। और वो लोग ये बात कहते हैं कि यार स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस हिट करते ही वापस ऊपर जाता है। आपने सुना होगा ये बात कि स्टॉक नीचे आता है, हमारा एसएल हिट करता है और वापस ऊपर चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी एंट्री ही गलत जगह पे है। इसमें स्टॉक मार्केट का कोई गलती नहीं है, और कोई भी बड़ा प्लेयर आपके 100-200 पोजीशन को हिट करवाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब जो मैं आपको बताता हूं उसको ध्यान से सुनिए। 90% टाइम स्टॉक जब पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है, उसके बाद फिर से वो नीचे आएगा। याद रखिएगा ये बात। 90% टाइम स्टॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद में वापस से नीचे आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी उसके पास इनफ ऑर्डर्स नहीं है। स्टॉक के पास जब तक एक लिमिट से ऊपर ऑर्डर नहीं होगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। आप खुद समझिए इस बात को। यहां पे स्टॉक के पास बहुत सारा सप्लाई था, ठीक है। स्टॉक जब नीचे गिरा इसका मतलब मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। यहां पे धीरे धीरे सप्लाई अब्सॉर्ब हुआ, तो सप्लाई थोड़ा कम हुआ तो स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। लेकिन इतना भी सप्लाई अब्सॉर्ब नहीं हो गया कि स्टॉक डायरेक्टली ही यहां से ऊपर चला जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां तक आते आते स्टॉक के पास में मान लीजिए 2000 स्टॉक्स का सप्लाई था, ठीक है।
तो 200 स्टॉक्स का सप्लाई अब्सॉर्ब हुआ, फिर भी इसके पास 1800 स्टॉक्स का सप्लाई अभी भी बचा हुआ है। तो जब तक ये 1800 से एटलीस्ट 1000 से 1200 स्टॉक्स की सप्लाई अब्सॉर्ब नहीं होगी, तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आप एंट्री ले लें और स्टॉक यहीं से ऊपर चला जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिए, पूरा गेम ऑर्डर कलेक्शन का है। स्टॉक के पास यहां पे पहुंचते पहुंचते तक अगर ऑर्डर नहीं है तो वो यहां से ऊपर कभी नहीं जाएगा, और 90% टाइम पहली बार चोच बनाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आएगा, क्योंकि उसको और ऑर्डर कलेक्ट करना है। अब मैं इसका भी पोस्टमार्टम करता हूं। मान लीजिए यहां पे इंस्टीट्यूशंस ने बाई करना शुरू किया और उनका बाई रेंज था 19,800 से 20,200। आपको समझ आ गया? ठीक है, मान लीजिए उनका बाय रेंज ये है। तो स्टॉक पहली बार जब यहां पे 19,800 के आसपास आया, उन्होंने बाय किया, स्टॉक ऊपर चला गया। अब आप देख रहे हैं स्टॉक यहां पे 20,500 चला गया, यानी इनका बाय रेंज तो 20,200 तक का था, तो वो स्टॉक को फिर से नीचे लाएंगे। वही बायर्स थोड़ी सी सेलिंग करेंगे और स्टॉक को नीचे लाएंगे। फिर जब उनके बाय रेंज में आ गया तो वो फिर से एक बाइंग करेंगे, फिर वापस से उस रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास इनफ स्टॉक्स हो गया है, तब जाकर के ये स्टॉक वापस से ऊपर जाना शुरू करेगा। तो कभी भी पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर बनते ही आपको बाई नहीं करना है। 90% टाइम स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा ही आएगा। याद रख लेना, इस बात को रट लो। आप एक और एग्जांपल से इस बात को समझिए। अब यहां देखिए, यहां स्टॉक अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आया, ठीक है, और ये आखिरी लो लगा। इसके बाद इस लो के साथ ये रिवर्स कर गया, तो ये आखिरी लो लगा, ये बना इसका मेजर लो, यहां से इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये दो कैंडल एक तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर कैंडल बने। अब यहां पे कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहां पे ब्रेकआउट देते ही वो लोग यहां पर एंट्री ले लेते हैं इसके हाई पे, और इसके बाद स्टॉक यहां पे नीचे थोड़ा आता है, उसके बाद अगली बार नीचे आकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब देख रहे हैं इनका एंट्री यहां है, स्टॉक यहां तक आ गया, उनका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने पे आपको एंट्री नहीं लेना है। वेट करो कि उस जोन में स्टॉक वापस से आए, क्योंकि यहां पे उतना ऑर्डर्स अभी तक कलेक्ट हुआ ही नहीं है। जब ऑर्डर्स ही कलेक्ट नहीं हुआ है तो स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा? सिंपल सी बात है, जब तक स्टॉक के पास इनफ ऑर्डर्स कलेक्ट ना हो जाए, यानी इनफ बाइंग ऑर्डर्स ना आ जाए, तब तक उस स्टॉक के पास में उतनी पावर ही नहीं होगी कि ऊपर जाएगा। तो उसको ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए वापस से एक बार नीचे आना होगा। अब यहां पे स्टॉक के पास सेकंड टाइम में उतना ऑर्डर्स कलेक्ट हो गया, इसलिए स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां से भी ये स्टॉक नीचे आना शुरू कर दिया। लेकिन एक छोटा सा मूव कैप्चर करने के लिए आपके पास काफी होगा। अगर हम इस पिक्चर को बड़ा करके देखें, मतलब इसके बड़े व्यू में देखें, यहां पे देखिए स्टॉक यहां से गिरता हुआ आ रहा है। आप देख रहे हैं यहां से गिरता हुआ आ रहा है। तो आपको लगता है कि इतने देर में उसके पास इनफ ऑर्डर्स हो जाएगा कि यहां पे जितने ऑर्डर्स का सप्लाई हुआ है, यानी जितने भी स्टॉक्स का सप्लाई हुआ है, वो सब सप्लाई अब्सॉर्ब हो जाए इतने देर में? इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो यहां पे एक छोटी सी मूवमेंट आई है। ये देख रहे हैं, ये अपमूव भी बिल्कुल छोटा सा आया, और आई एम श्योर कि इस जोन में स्टॉक वापस आएगा। आप यहां पे देखिए, इस जगह देखिए, बैक कीजिए, हाँ देखिए, स्टॉक ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए फिर से नीचे आया है, और इस बार जब ऑर्डर कलेक्ट हो गया, अब देखिए यहां पे मूव, ये देख रहे हैं, अब देखिए मूव। सारा गेम ऑर्डर कलेक्शन का है। तो कुल मिला के मेरे बात को फिर से समझ लीजिए कि पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर बनते ही आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि उस वक्त इनफ ऑर्डर्स होंगे ही नहीं कि वो स्टॉक ऊपर जा सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि 90% टाइम पहली बार चोंच बनते ही वापस से स्टॉक नीचे आएगा उस ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए। अगला टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप, और इसे हम इंबैलेंस भी कहते हैं। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ इसे सीख लिया तो यकीन मानिए आप फिर कभी भी गलत एंट्री नहीं लेंगे। इसको मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूशन है और आपको किसी स्टॉक में 5,000 करोड़ की बाइंग करनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उस स्टॉक को 100 रुपए से 105 रुपए के प्राइस बैंड में ही खरीद सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 1,000 करोड़ के स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा, उसके बाद 1,000 करोड़ को 105 में खरीदा, तो आपके खरीदने की वजह से ऑब्वियसली दाम बढ़ेगा। तो आप अगली बार उस स्टॉक को 110 और 120 में नहीं खरीदोगे,
याद रखना, इंस्टीट्यूशन किसी स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड में ही खरीदते हैं। वो हमारी तरह मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते। वो उस स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड में खरीदते हैं और जब तक उनका पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए वो कभी भी इस प्राइस बैंड से ऊपर बाई नहीं करेंगे। तो यहां पे आपने सीन समझ लिया। आप एक इंस्टीट्यूशन है और आपको इस प्राइस बैंड के अंदर में 5,000 करोड़ की बाइंग करनी है। तो मान लीजिए अगर आपने सिर्फ 4,000 करोड़ का ही बाई किया, ये जो बचा हुआ 1,000 करोड़ का स्टॉक है जिसका ऑर्डर तो लगा हुआ है लेकिन अभी तक यह ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी ये 1,000 करोड़ का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आया ही नहीं है। इसी को हम कहते हैं इम्बैलेंस। ये देखिए, इम्बैलेंस यानी ये 1,000 करोड़ का ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और इंस्टीट्यूशन की यह मजबूरी है कि वो 1,000 करोड़ के स्टॉक को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनको ये स्टॉक खरीदने के लिए 5,000 करोड़ का फंड मिला हुआ है। वो 4,000 करोड़ का ऑर्डर लेकर बाकी 1,000 करोड़ को छोड़ नहीं सकते। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये बचे हुए 1,000 करोड़ का स्टॉक भी खरीदना है और वो भी 100 से 105 के बीच में, जिसका प्राइस अभी 120 चल रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे? आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। आपके पास एक रास्ता निकल कर आ रहा है। यहां पे जो स्टॉक 100 रुपए या 105 के बीच में था और यहां से ये ऊपर बढ़कर 120 रुपए चला गया। मान लीजिए आपने 2,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। अभी आपके पास 4,000 करोड़ का स्टॉक है, आपने इसमें से 2,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो क्या इसके वजह से ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक सप्लाई बढ़ने की वजह से नीचे आना शुरू कर दे और जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स देखेंगे कि स्टॉक नीचे आ रहा है वो भी सेल करना शुरू कर देंगे। इससे स्टॉक की सप्लाई और बढ़ जाएगी, वो और नीचे आना शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद ये स्टॉक आपके बाइंग रेंज में आ जाएगा। तो जवाब आता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ये जो 100 या 105 रुपए, ये आपका फेयर वैल्यू है, यानी आपके हिसाब से आपको इतने प्राइस पे ही खरीदना चाहिए। तो ये जो करंट प्राइस और आपके फेयर वैल्यू के बीच में एक गैप जो बनता है, इसे ही हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। अब समझ आया कि आपके हिसाब से इस स्टॉक का फेयर वैल्यू होना चाहिए 100 रुपए से 105 के बीच में। आप इससे ऊपर तो खरीदेंगे नहीं, लेकिन करंटली ये स्टॉक 120 में चल रहा है, यानी आपके फेयर वैल्यू और इसके बीच में एक गैप है। इसी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां आपको दो स्टॉक्स दिख रहे हैं, एक A और एक B। अब इन दोनों का ट्रेंड भी ऊपर का है, इसमें एक बुलिश मारूबोजू भी बना है दोनों में और ये दोनों ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि इन दोनों में से कोई एक स्टॉक ही ऊपर जाएगा और दूसरा स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। आप अभी पॉज कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। मुझे पता है आपने पॉज नहीं किया, अब पॉज कीजिए, सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, आप ऐसे ही सीख पाएंगे। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है कि स्टॉक A ऊपर जाएगा और स्टॉक B रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। अब मैं बताता हूं क्यों। आप स्टॉक A के तीनों कैंडल को देखिए। मान लीजिए इसे हम कैंडल 1 कहते हैं, यह है कैंडल 2 और यह है कैंडल 3। तो आप इन दोनों में एक डिफरेंस देख रहे होंगे कि स्टॉक A का जो कैंडल 1 है, इसका हाई और कैंडल 3 का लो, ये तीनों इस जगह मीट कर रहे हैं। देखिए, ये तीनों मीट कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, स्टॉक A का कैंडल 1 का हाई और कैंडल 3 का लो, देखिए एक ही लाइन में है। इसका मतलब आपको पता है, यहां पे अगर इंस्टीट्यूशन ने बाय करना शुरू किया था तो इसके बाद स्टॉक ऊपर गया, लेकिन वापस से यहां पे ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आया है। देखिए, यानी ये अपने फेयर वैल्यू में आ गया है। लेकिन इसी के उल्टा यहां पे स्टॉक 1 का हाई और स्टॉक 3 के लो में एक आपको गैप दिख रहा होगा। ये देखिए, ये गैप आप देख रहे हैं, इसी गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। यहां पे आप देखिए क्या हुआ। यहां पे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया होगा और स्टॉक इसके वजह से ऊपर गया, लेकिन उसके अगले बार जब स्टॉक अपना ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए नीचे आया तो ये इसके फेयर वैल्यू जोन में नहीं आ पाया। आप देख रहे हैं, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और इसके अंदर का जो जोन है इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू जोन। ये फेयर वैल्यू जोन के अंदर में नहीं आया। सिंपल तरीके से समझे तो ये 100 रुपए है
और यहां तक 105 रुपए है। ठीक है, तो स्टॉक जब नीचे आया तो कहीं ना कहीं ये 107 रुपए के आसपास आकर रुक गया, यहां से ही ऊपर चला गया। इसका मतलब इस स्टॉक के कुछ ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि ये अपने फेयर वैल्यू गैप के जोन में नहीं आया है। ये 107 रुपए से ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि ये 105 तक भी नहीं आया। तो जब तक 105 तक नहीं आएगा तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट तो होगा ही नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पे कुछ ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है। तो आपको क्या लगता है, ये ऑर्डर्स लिए बिना स्टॉक ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसे किसी भी कीमत में वापस आके अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ऊपर जा सकता है। इसको देखिए, आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। एक सेकंड, मैं इसे सब कुछ मिटा देता हूं उसमें। ये देखिए, ये है कैंडल 1, ये है कैंडल 2 और ये है कैंडल 3। यहां कैंडल 1 का जो हाई है और कैंडल 3 का लो है, इसके बीच में एक गैप है, यानी कि ये 100 रुपए और 105 रुपए यहां पे है। ये जोन के अंदर में ही 105 रुपए है, लेकिन स्टॉक 107 रुपए से ही ऊपर चला गया। इसका मतलब 105 रुपए में तो आया ही नहीं। तो ये जो गैप है ये बता रहा है कि ऑर्डर अनएग्जीक्यूटेड हैं, कुछ ऑर्डर्स अभी भी अनएग्जीक्यूटेड है। तो स्टॉक किसी भी कीमत में वापस आकर अपने बचे हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही ये ऊपर जा सकता है। और आपको एंट्री भूल से भी यहां नहीं लेना है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख गया तो आपको समझ लेना है कि ये स्टॉक कुछ देर में वापस नीचे आएगा, और जब ये सेकंड टाइम अपने फेयर वैल्यू गैप में अंदर आए तब आपको यहां पे एंट्री लेना है। और आप देखना कि जब आप इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लोगे तो स्टॉक में कुछ देर के बाद में ही एक बहुत बड़ा अप मूव आएगा। अब फेयर वैल्यू गैप का एक रूल है, एक इंपॉर्टेंट रूल, और वो ये है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप उसमें कहीं बीच में एक फेयर वैल्यू गैप देकर एंट्री ले लो और आप उम्मीद करो कि यहां स्टॉक वापस आए। ना, ऐसा नहीं होगा। फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए आपको यह देखना जरूरी है कि स्टॉक में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कम से कम एक ब्रेकआउट तो देख सकते हो यार। आपको ब्रेकआउट कम से कम देखना है कि स्टॉक में एटलीस्ट एक ब्रेकआउट हो, उसके बाद आप वहां से नीचे एक फेयर वैल्यू गैप देखोगे और आप वेट करोगे कि स्टॉक वापस अपने फेयर वैल्यू गैप में आए और आप वहां एंट्री लो। तो सिंपल सी बात है, आप हवा में कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप ढूंढकर एंट्री नहीं ले सकते। सिर्फ वहीं ले सकते हो जहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसी के नीचे आप ढूंढोगे कि क्या यहां पे फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। अगर है तो आप वेट करोगे कि स्टॉक नेक्स्ट टाइम फेयर वैल्यू गैप में आए और यहां पे एंट्री लो, बस। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसा दिखता है। यहां पे आइए, यहां पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहां पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। तो अब आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के पहले वाले कैंडल, ये पैंडल जो है ब्रेकआउट का, इसके पहले वाले कैंडल में आएंगे। ये आपका कैंडल 1 बनेगा, ये कैंडल 2 बनेगा और ये कैंडल 3 बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि ब्रेकआउट से पहले वाला कैंडल, इसका हाई और इस थर्ड कैंडल का लो, ये देखिए, ये थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में आपको एक गैप दिख रहा है। जब आपको पता चल गया कि एक गैप है, बस वेट करो, थोड़े देर के बाद स्टॉक नीचे आएगा और जैसे ही अपने फेयर वैल्यू गैप जोन में आए तुरंत एंट्री ले लो। आप देखना कि स्टॉक थोड़े देर यहां पे टाइम बिताएगा और उसके बाद सटाक से एक अप मूव आएगा। अब हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप प्रैक्टिकली कैसा दिखता है। यहां स्टॉक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आया, ये देखिए, यहां एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक छोटा सा हाई बनाया, फिर एक बड़ा सा लो बनाया, और ऐसा करते हुए ये नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहां से ये घूम गया, ये देखिए, ये इस कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर का आखिरी लो था, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, चोक। ठीक है, और ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इस लो को पहली बार, ये जो आखिरी लो है, ये लो कब टूटा, ये देखिए, ये लो टूटा है यहां पे इस मूव के बाद। ये देखिए, इस मूव के बाद ये लो टूटना शुरू हुआ। तो ये लो टूटा, फिर ये नीचे आया, फिर एक लो हाई बनाया, फिर एक छोटा सा लो। तो अब यहां से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। ये एक चोक पॉइंट था, ये देख रहे हैं, यहां पे पहली बार जब ये लो टूटा, ये एक चोक पॉइंट था। अब स्टॉक ने यहां पे लो बनाया और यहां से अपना पुराना हाई तोड़ दिया।
ये हाई यहां पे तोड़ दिया स्टॉक ने, तो ये अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना शुरू कर गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें इंबैलेंस कहां बना है। एक सेकेंड। इंबैलेंस के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। सबसे पहला एक इंपल्सिव, यानी कि एक बड़ा मूव होना जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए। इंबैलेंस के लिए सबसे पहला एक इंपल्सिव मूव होना जरूरी है, यानी कि एक बड़ा मूव, और दूसरा उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहां पे हो रहा है, ये देखिए, लेकिन ये कोई इंपल्सिव मूव नहीं है। अब वॉल्यूम में देखिए तो काफी छोटा है। इंपल्सिव मूव कहां पे है, बड़ा मूव, ये देखिए, ये कैंडल, यहां पे एक बड़ा मूव है। यहां पे देख रहे हैं इसने एक कंसोलिडेशन को भी तोड़ा है, ये देखिए, ये इसने इस मूव के साथ इस कंसोलिडेशन को भी तोड़ा है। तो यहां पे एक कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंपल्सिव मूव भी हुआ है। ठीक है, तो इंपल्सिव मूव से पहले वाला कैंडल, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक सेकेंड। ये देखिए, इंपल्सिव मूव से बड़ा पहला कैंडल, ये कैंडल, ये हमारा कैंडल 1 बना। इंपल्सिव मूव वाला कैंडल 2, और ये है कैंडल 3। तो कैंडल 3 का लो, एक सेकंड मैं इस बॉक्स को भी डिलीट कर देता हूं ताकि फेयर वैल्यू गैप बनाते वक्त कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, इस कैंडल 1 का हाई, इस कैंडल 1 का हाई, ठीक है, और इस कैंडल 3 का लो, ये लो बना, तो इनके बीच में एक गैप दिख रहा है। इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देगा इस इतने बड़े ऑर्डर को छोड़ के? बिल्कुल नहीं। यहां ये स्टॉक वापस आएगा इस ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए। और देखिए एग्जैक्टली यहां पे ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखें यहां पे इसका हाई और इसका लो, यहां पे इसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बना, और स्टॉक देखिए वापस से इस ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए इस फेयर वैल्यू जोन में आया है, यानी ये फेयर वैल्यू गैप में आया है। आप देख रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद यहां पे जैसे ही ऑर्डर कलेक्ट होना शुरू हुआ, स्टॉक देखिए यहां थोड़ा टाइम बिता रहा है। ये जो टाइम बिता रहा है ना, ये ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है, ये टाइम पास नहीं कर रहा है। क्योंकि इतना बड़ा गैप है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा ऑर्डर छूटा हुआ है। याद रखिएगा, ये फेयर वैल्यू गैप जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ऑर्डर छूटेगा, और जितना बड़ा ऑर्डर छूटा होगा उसको कलेक्ट करने में टाइम भी उतना लगेगा। तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि फेयर वैल्यू गैप अगर छोटा बना है, ठीक है, एक सेकंड, अगर एक छोटा फेयर वैल्यू गैप बना है तो स्टॉक आएगा, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये फेयर वैल्यू गैप इससे थोड़ा और बड़ा रहा तो स्टॉक आएगा, थोड़ा सा टाइम बिताएगा, ऊपर चला जाएगा। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा रहा, ये देखिए इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप रहा, तो स्टॉक आएगा, फेयर वैल्यू गैप में और ज्यादा टाइम बिताएगा क्योंकि ऑर्डर बड़ा है यहां पे छूटा हुआ, और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यानी कि जितना बड़ा गैप उतना ज्यादा टाइम भी उतना ज्यादा। ठीक है, आपने समझ लिया? अब देखिए, यहां पे गैप बड़ा था इसलिए स्टॉक आया, इस गैप में थोड़ा टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद जब ऑर्डर कलेक्ट हो गया उसके बाद देखिए ये अप मूव, देख रहे हैं, ये देखिए, ये रहा अप मूव। यानी कि जब ऑर्डर पूरा कलेक्ट हो गया उसके बाद ये स्टॉक जब एक अप मूव दे रहा है तो देखिए कितना बड़ा अप मूव है। यहां पे अगर मैं एक रफ मेजरमेंट भी करूं तो आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 7.5% का अप मूव। तो यहां पे हमने क्या सीखा? सबसे पहला कि फेयर वैल्यू गैप के लिए दो चीज होना जरूरी है। सबसे पहला एक इंपल्सिव मूव होना जरूरी है, और दूसरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। क्योंकि जब तक एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा ऑर्डर्स के बीच में गैप नहीं बनेगा। इस बात को समझिए। यहां पे देखिए, अगर एक स्टॉक है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऑर्डर्स के बीच में गैप बनेगा कैंडल्स के बीच में? अगर कैंडल के बीच में गैप नहीं बनेगा तो ऑर्डर भी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर छोटे छोटे मूव्स के बीच में अचानक से एक बड़ा मूव आ गया और उसके बाद दूसरे अप मूव्स आने शुरू हुए, यानी कि दूसरे कैंडल्स छोटे छोटे बनने शुरू हुए, तो आप यहां पे देख रहे हैं एक गैप बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ज्यादा क्या बल्कि गैप तो बनेगा ही, और ये गैप बना इसका मतलब है कि ऑर्डर छूट गया है, और ये ऑर्डर छोड़ के ये स्टॉक ऊपर जा ही नहीं सकता। इसीलिए मजबूरन इंस्टीट्यूशन को यहां पे सेलिंग करके स्टॉक को नीचे लाना पड़ता है, और एक बार जब ये नीचे आ गया, फेयर वैल्यू गैप के अंदर घुस गया, उसके बाद यहां पे ऑर्डर का कलेक्शन टाइम शुरू होता है और फिर वो शूम करके ऊपर जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, यहां पे जो गैप बना है ना, आप मान लीजिए इसे इस तरह से, इसको 100 रुपया मानिए, इस जोन को 105, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्टॉक हमेशा इस गैप के अंदर ही आएगा। इस गैप में थर्ड कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसका जो लो है, अगर उसको भी टच कर गया ना, तो हाई चांसेस है कि स्टॉक यहां से भी ऊपर जा सकता है। जी हां, कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए बाइंग प्रेशर पहले से ज्यादा है, अब आप देखिए ना, एक सिंपल सा चीज आप देखिए, एक सेकंड, आप ये देखिए, स्टॉक में एक इंपल्सिव मूव आया, ठीक है, तो क्या लगता है कि लोगों को पता नहीं चला होगा? बिल्कुल पता चला होगा। तो लोगों की नजर भी जाएगी यहां पे, और भी लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर किसी स्टॉक में बाइंग प्रेशर पहले से ही ज्यादा होता है रिटेलर्स का, तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस कभी भी ये वेट नहीं करते कि स्टॉक नीचे आए। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं होते, और अगर वो ज्यादा स्टॉक सेल करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उनके पास अपना स्टॉक कम हो जाए, तो यहां पे ऑर्डर कलेक्शन टाइम और बढ़ जाएगा, और तब तक कोई बड़ा न्यूज आने वाला हो, वो इवेंट आ जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर हमें ऑर्डर मिल गया, इस जोन के अंदर ना सही, इस जोन के अपर बैंड को भी टैप कर गया, तो यहां से भी स्टॉक वापस से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि स्टॉक रिवर्स करके फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगा, और कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक नीचे आते आते इस पहले कैंडल का जो हाई है उसको भी टच कर लेता है। अगला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ट्रस्ट मी, अगर आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए तो नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन में ट्रैप नहीं होगे। लिक्विडिटी को समझने के लिए आप सिंपल सा एक चीज समझिए। मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, आपने उसका दाम रखा 2000 रुपए। आप मार्केट में गए और आप उसे बेचने की कोशिश करते हैं। मार्केट में आपको एक बायर कहता है कि मैं इसे खरीदूंगा 1000 रुपए में। देखिए, अगर आप बेचना चाहते हैं इसे 2000 में, सामने वाला आपको 1000 देने के लिए तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि कभी एक ट्रांजैक्शन हो पाएगा? कभी नहीं। लेकिन उसी जगह जो दूसरा बायर है, वो आपको कहता है कि मैं इसे 1200 रुपए में खरीदूंगा। लेकिन अब भी दिक्कत यह है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप 800 रुपए का लॉस करके इस घड़ी को तो नहीं बेचोगे, यहां पे लॉस है 800 रुपए का। उसी जगह तीसरा बायर आता है, वो आपको कहता है कि मैं इसे 1500 रुपए में खरीद लूंगा। अभी थोड़े थोड़े चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 500 का डिफरेंस है। आप चाहो तो 500 का लॉस करके बेच सकते हो, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस तो है। यही चौथा बायर आता है, वो आपसे कहता है कि मैं इसे 1950 रुपए में खरीदूंगा। अब देखिए यहां पे डिफरेंस कितना कम हो गया, सिर्फ 50 रुपए का डिफरेंस। आप बताइए कि आप इन चारों बायर्स में से इस घड़ी को किसको बेचोगे? आई एम श्योर आप में से 90% लोग कहेंगे कि हम इसे बायर 4 को बेचेंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 50 रुपए कम करने की जरूरत पड़ रही है। तो यही कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी ये कहता है कि एक बायर और सेलर में कम से कम फर्क होना चाहिए। जितना कम फर्क होगा, लिक्विडिटी उतना ज्यादा होगा। लिक्विडिटी हम मेनली कहते हैं पैसे के तरलता को, यानी एक ट्रांजैक्शन को। यहां पे ट्रांजैक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो यहां हम कहते हैं कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। लिक्विडिटी हम मेनली कहते हैं ट्रांजैक्शन होने के चांसेस को। जितना ज्यादा चांसेस होगा ट्रांजैक्शन होने का, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। और ट्रांजैक्शन के चांसेस कब बढ़ते हैं? जब बायर्स और सेलर के बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। जितना कम डिफरेंस होगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे ट्रांजैक्शन के, और तब हम कहेंगे कि लिक्विडिटी उतनी ज्यादा है। आप किसी स्टॉक में भी देख लो, मान लो आपके पास एक स्टॉक है जो 100 रुपए का है, आप इसे 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, आपने कोट किया ऑर्डर 100 रुपए। वहीं एक बायर है जो अपना प्राइस कोट कर रहा है 70 रुपए का।
क्या आपको लगता है कि 30% के डिफरेंस में ये ट्रांजैक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी जगह अगर कोई बायर आता है और वो यहां पे प्राइस कोट करता है 98 रुपीज का, तब हम कह सकते हैं कि यहां पे ट्रांजैक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब इस वाले केस में लिक्विडिटी ज्यादा है। अब देखना, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो लार्ज कैप में ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। क्योंकि मान लीजिए आपने टीसीएस का एक शेयर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका दाम है 2000 रुपए, मुझे नहीं पता अभी कितना दाम है, लेकिन दाम है 2000 रुपए। वहां पे बायर जो आएगा वो कोट करेगा 1999.92, तो यहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है। लेकिन इसी जगह अगर एक स्मॉल कैप स्टॉक है और उसका भी दाम 100 रुपए है, तो यहां पे बायर आएगा और वो कोट करेगा 1980 रुपए या 1990 रुपए। इसके मुकाबले यहां पे लिक्विडिटी कम है। तो अभी तक आपने लिक्विडिटी के मीनिंग को समझ लिया। लिक्विडिटी कहते हैं ट्रांजैक्शन होने के चांसेस को, और बायर्स और सेलर में जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। आप देख रहे हैं जब भी ये रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है इसे एक रिजेक्शन मिल रहा है, और जब भी ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है यहां पे एक बाइंग हो जा रही है। अब एक बात समझ लीजिए कि यहां पे 70% इंस्टीट्यूशंस है और सिर्फ 30% रिटेल ट्रेडर्स है। अब हमारे अंदर एक गलत फहमी है कि हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, या किसी लोगों को लगता है ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं। ये गलत है। यहां पे 70% इंस्टीट्यूशन है और सिर्फ 30% रिटेल ट्रेडर्स है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, स्टॉक ऊपर आया, यहां पे देख रहे हैं, यहां से स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया। अब इन्हें और बाय करने की जरूरत है। अब यहां पे हुआ क्या कि इतने दिनों तक जब इस स्टॉक ने एक अपमूव दिखाया तो कई सारे रिटेल ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में आ गया। अब धीरे धीरे सारे रिटेल ट्रेडर्स इसमें घुस गए, और जब एफआईआईज को या फिर डीआईआईज को इस स्टॉक में और बाइंग करने की जरूरत पड़ी, तब तक उन्हें पता चला कि यार यहां पे तो जितने भी स्टॉक हैं वो सारे रिटेल ट्रेडर्स ने ही अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिए। जब यहां पे आ रहा है एफआईआई थोड़ी सी बाइंग कर रही है, रिटेल ट्रेडर्स आ जा रहे हैं, या डीआईआई थोड़ी सी बाइंग कर रही है, रिटेल ट्रेडर्स आ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें जितने इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड है उतने ही ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्होंने ये इतना बड़ा अपमूव देख लिया है। अब आप एक चीज इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूशन है और यहां पे आपको 500 करोड़ की बाइंग करनी है, ठीक है, लेकिन यहां पे आपके पास उतने स्टॉक्स ही अवेलेबल नहीं है कि आप 500 करोड़ की बाइंग कर पाए। तो इस केस में आप क्या करेंगे? यहां पे आपके पास एक रास्ता है। किसी तरह अगर आप रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में यह चीज डाल दें कि ये स्टॉक अब गिरने वाला है, तब कुछ बात बन सकती है। या फिर आप रिटेल ट्रेडर्स का यहां पे एसएल हिट करवा दें। मान लीजिए यहां पे किसी रिटेल ट्रेडर ने एंट्री ली, ठीक है, कुछ रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यहां पे एंट्री ली और उन्होंने अपना एसएल यहां कहीं पे रखा। तो अगर मान लीजिए आप स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग कर दें, आपके पास अभी हो सकता है 1000 करोड़ का वो स्टॉक हो, आपको 500 करोड़ की और बाइंग करनी है। मान लीजिए आपने इसमें 200 करोड़ की सेलिंग करनी शुरू कर दी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टॉक इस पैरेलल चैनल यानी इस लेवल को तोड़कर थोड़ा नीचे आना शुरू कर दे? और जैसे ही ये स्टॉक नीचे आएगा, इन रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हिट हो जाएगा, और इससे होगा क्या कि स्टॉक की सप्लाई और बढ़ जाएगी, और अगर स्टॉक की सप्लाई बढ़ गई तो उसका दाम और कम हो जाएगा, और अगर स्टॉक और नीचे गया तो और लोगों का एसएल हिट हो जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि इस लेवल से नीचे लाना है स्टॉक को। यहां पे मैं फिर से एक बार थोड़ा क्लीन कर देता हूं। ये देखिए, बस इस लेवल से नीचे लाना है। जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल से नीचे आएगा, कुछ लोगों का एसएल हिट होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, स्टॉक का दाम और कम होगा, और कम होगा तो और लोगों का एसएल हिट होगा। यानी ये एक डोमिनो इफेक्ट बन जाएगा, और एक के बाद एक रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हिट होना शुरू होगा, और जितना एसएल हिट होगा उतने ज्यादा स्टॉक्स आपके पास आएंगे। और एग्जैक्टली यही चीज यहां पे भी हो रहा है। यहां पे स्टॉक ने एसएल हिट करवाया, ये स्टॉक वीक हैंड से निकलकर स्ट्रॉन्ग हैंड के पास आ गया, थोड़ा ऊपर गया स्टॉक क्योंकि यहां पे बाइंग शुरू हुई। यहां पे उसी इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी सेलिंग करनी शुरू की, और इसके वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। यहां पे फिर से इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की, कुछ रिटेल ट्रेडर्स भी होंगे। इस बाइंग की वजह से स्टॉक फिर से ऊपर गया, यहां पे सेलिंग हुई, फिर से नीचे आया, फिर से यहां पे बाइंग हुई, फिर से ऊपर आया। तो ये जो जोन है ना, ये जितने भी ऊपर और नीचे जो जोन्स हैं, इन्हें हम कहते हैं लिक्विडिटी जोन।
अगर 2 से ज्यादा लिक्विडिटी जोन बन गए तो उसी लिक्विडिटी जोन को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। पूल यानी लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल एक ही चीज है, बस अगर हमारे पास 2 से ज्यादा लिक्विडिटी जोन हो गए तो उसे हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इन जोन्स में या इन पूल्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां कहां है? आप में से कुछ लोग कहेंगे यहां है, यहां है। बिल्कुल गलत। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इन जोन्स के ऊपर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का एसएल यहां पे लगा हुआ है। अगर किसी तरह स्टॉक यहां पहुंच गया इनके ऊपर, तो यहां पे लोगों का एसएल लगा हुआ है, और जैसे ही एसएल हिट होगा उतने ज्यादा स्टॉक्स मार्केट में आ जाएंगे। तो इसका साफ सा मतलब है कि लिक्विडिटी यहां सबसे ज्यादा नहीं, बल्कि इसके जस्ट ऊपर लिक्विडिटी पूल सबसे ज्यादा है। तो लिक्विडिटी यहां नहीं, बल्कि इसके ऊपर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। यहां नहीं, लिक्विडिटी इसके नीचे सबसे ज्यादा है। तो ये जो पैरेलल चैनल बन रहा है ना कंसोलिडेशन का, इसके टॉप के जस्ट ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, और इस चैनल के लो के जस्ट नीचे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। और क्यों है आपको पता चल गया कि इसके जस्ट नीचे लोगों का एसएल लगा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर लोगों का एसएल लगा हुआ है। और देखिए एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है। बीच बीच में ये स्टॉक इस रेंज को तोड़कर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये स्टॉक यहां से निकलकर इनके एसएल को हिट करेगा, ये सेलर्स ट्रैप हो गए, और जैसे ही ये स्टॉक यहां से नीचे आकर इनके एसएल को हिट करेगा, यहां पे बायर्स ट्रैप हो गए। और दोनों ही केस में रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो गए, और यहां पे विनर बने इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनके पास शेयर्स आ गए। और इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है जिसमें रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके इंस्टीट्यूशन स्टॉक्स अपने पास ले आते हैं। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी ट्रैप 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी ग्रैब, और एक होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। अब वापस से हम यहां पे आते हैं। ये देखिए, चलिए मैं इन सभी चीजों को मिटा देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या होता है। जब स्टॉक बिल्कुल थोड़े देर के लिए ऊपर जाता है और यहां से जस्ट नीचे आ जाता है, आप देख रहे हैं 1-2 कैंडल्स का ही खेल है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म का खेल है, तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है छीनना, और छीनते हम बिल्कुल थोड़े देर में ही है। आपने देखा, आपने हाथ का झपट्टा मारा और तुरंत किसी का कोई सामान छीन लिया, जिसे हम ग्रैब करना कहते हैं। और ये कितने देर में होता है? बिल्कुल थोड़े देर में होता है, और ये इतने कम टाइम में होता है ये चीज, इसीलिए हम इसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। देखिए ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैब है। यहां पे आप देख रहे हैं, ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैब है। लिक्विडिटी स्वीप बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पे भी रिटेल ट्रेडर्स के हाथ से स्टॉक को छीना जाता है, लेकिन वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे 10 कैंडल, 20 कैंडल, 50 कैंडल्स। मान लीजिए यहां पे 3 घंटे का एक कैंडल है, ये देख रहे हैं 3 घंटे का एक कैंडल है। इसमें हम 2-3 कैंडल्स में इस खेल को देख रहे हैं। लेकिन जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तो ये 10 कैंडल, 20, 25, 50, 100 कैंडल्स तक चला जाता है। यानी कि अगर इसी टाइम फ्रेम में हम ले तो 2-3 कैंडल्स में अगर खेल हो रहा है तो लिक्विडिटी ग्रैब, चाहे वो 3 घंटे का हो, 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कैंडल्स के टर्म में बोल रहा हूं। यहां पे 2-3 कैंडल्स में खेल हो रहा है, इसीलिए हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। और लिक्विडिटी स्वीप 25, 50, 100 कैंडल्स में होता है, इसीलिए उसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे बनता है। यहां पे देखिए, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहां कुछ महीनों के लिए स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। स्टॉक ने अपने इस चैनल को तोड़कर ऊपर आने की कोशिश की। यहां पे रिटेल ट्रेडर्स को लगने लगा कि स्टॉक अब शायद ऊपर जा सकता है, और लोगों ने अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या? स्टॉक वापस से नीचे आ गया और कई सारे लोगों का एसएल हिट कर गया। अब इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट समझिए। इंस्टीट्यूशन को पता था कि स्टॉक नीचे आ रहा है और हमें इसे बाई करना है, लेकिन उनके पास इतने स्टॉक्स अभी भी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने किया क्या? एक लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट किया, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़े दिन के लिए ऊपर गया। रिटेल ट्रेडर्स को लगने लगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, चलो हम बाई करते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सेलिंग की, और सेलिंग करने के बाद स्टॉक को वापस नीचे ला दिया। और जैसे ही ये स्टॉक चैनल के अंदर घुसा, देखिए कितनी फास्ट सेलिंग आई है। यहां पे देखिए सेलिंग बिल्कुल जिगजैग चल रही थी, और जैसे ही ये स्टॉक चैनल के अंदर आता है, देखिए सेलिंग एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गई। इसका मतलब है कि इसके नीचे कई सारे लोगों का एसएल हिट हुआ है।
और एसएल हिट होने की वजह से अचानक से स्टॉक की सप्लाई बढ़ गई और इंस्टीट्यूशन ने पूरा सप्लाई अब्सॉर्ब कर लिया। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। जैसे ही इंस्टीट्यूशन ने इसके सप्लाई अब्सॉर्ब की, देखिए स्टॉक अचानक से कितना ऊपर चला गया। आप देख रहे हैं स्टॉक अचानक से कितना ऊपर चला गया। अगर हम देखें तो यहां से कुछ महीनों में स्टॉक लगभग 270% ऊपर चला गया। तो कुल मिला के मैं ये बता रहा हूं कि कैसे इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और उनके हाथ से बाद में स्टॉक छीनकर ऊपर ले जाते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, इसीलिए मैं इस चीज को फिर से समझाता हूं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल का चार्ट है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन फिर भी स्टॉक की सप्लाई इतनी नहीं थी कि इंस्टीट्यूशन के पास और स्टॉक आ सके। इसीलिए उन्होंने एक फेक बाइंग क्रिएट की स्टॉक में, जिसकी वजह से स्टॉक कुछ दिनों के लिए ऊपर चला गया। और जैसे ही ये स्टॉक ऊपर जाता है, रिटेल ट्रेडर्स का साइकोलॉजी क्या है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक अच्छा है, तो वो सारे मिलकर यहां पर बाई करना शुरू कर दिए। आई एम श्योर न्यूज में भी इस स्टॉक के चर्चे बहुत बढ़ गए होंगे और लोगों का ध्यान इसके तरफ खींचा गया होगा। जिसके वजह से हुआ क्या कि अचानक से रिटेल पब्लिक की बाइंग यहां पे बढ़ गई, क्योंकि रिटेल प्लेयर्स तो ब्रेकआउट स्टॉक्स के पीछे वैसे ही भागते हैं। तो यहां पे जैसे ही इंस्टीट्यूशंस को लगा कि काफी रिटेल ट्रेडर्स आ गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो स्टॉक, जितने स्टॉक्स बाई किए थे, थोड़े से स्टॉक्स वहां पे सेल करने शुरू कर दिए। और यहां पे देखिए स्टॉक एक बार को नीचे गया। अब यहां पे कुछ नए रिटेल ट्रेडर्स आ गए होंगे जिन्हें लगा होगा कि ये स्टॉक नीचे आ रहा है और अपने सपोर्ट को टच करके वापस ऊपर जाएगा, और उन्होंने यहां पे बाइंग शुरू कर दी होगी, जिसके वजह से यहां पे एक बाउंस दिखता है। लेकिन फिर भी इस बाउंस में इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की। और यहां पे आप देखिए, क्योंकि जिन्होंने भी यहां पे खरीदा होगा उन्होंने अपना एसएल तो यहां रखा होगा कहीं पे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे। और जैसे ही आप देखिए, जैसे ही ये एसएल हिट होता है, यहां पे सेलिंग कितनी तेज हो जाती है। यहां पे बिल्कुल हल्की हल्की सेलिंग हो रही थी। और जैसे ही ये स्टॉक यहां पहुंचता है और लोगों का एसएल हिट होता है, देखिए स्टॉक में एक शार्प फॉल आया और धीरे धीरे वो उसमें बाई करते हैं। और इसके बाद जैसे ही उनके पास काफी स्टॉक्स आ गया, अब देखिए इसके बाद एक शार्प अपमूव आया, लगभग 270% का अपमूव आया। और जब इन रिटेल प्लेयर्स ने इस मूव को देखा होगा तो उन्हें लगा होगा कि काश हम अपना एसएल रखते ही नहीं,